अध्याय 17 आरोप। क आरोपों का प्रारूप। धारा 211 आरोप की अंतर्वस्तु। इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। यदि उस अपराध का सर्जन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। यदि उस अपराध का सर्जन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी अभियुक्त को इस बात की सूचना की जाए जिसका उस पर आरोप है। वह विधि और विधि की वह धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है आरोप में उल्लिखित होगी। यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है। आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किए जाने पर किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोष सिद्धि के कारण वर्धित दंड या भिन्न प्रकार के दंड का भागी है, यह आश्रित है कि ऐसी पूर्व दोष सिद्धि उस दंड को प्रभावित करने प्रयोजनों के लिए साबित की जाए जिसे न्यायालय पश्चातवर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे, तो वह पूर्व दोष सिद्धि का तथ्य, तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे। और यदि ऐसा कथन रह गया है तो न्यायालय दंडादेश देने के पूर्व किसी समय भी उसे जोड़ सकेगा। दृष्टांत। क पर ख के हत्या का आरोप है। ये बात इस कथन के समतुल्य है कि क का कार्य भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 299 और 300 में दी गई हत्या की परिभाषा के अंदर आता है। वह उसी संहिता के साधारण अपवाद में से किसी के अंदर नहीं आता है और वह धारा 300 के 5 अपवादों में से किसी के अंदर भी नहीं आता है, या यदि वह अपवाद एक के अंदर आता है तो उस अपवाद के 3 परंतुकों में से कोई न कोई परंतुक उसे लागू होता है। क पर आसन्न के उपकरणों द्वारा ख को स्वेच्छा या घोर उपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की 45 की धारा 326 के अधीन आरोप है। यह इस कथन के समतुल्य है कि उस मामले के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 335 द्वारा बंद नहीं किया गया है, साधारण अपवाद उसको लागू नहीं होते। क पर हत्या, छल, चोरी, उद्दीपन, जारकर्म या आपराधिक अभित्रास या मिथ्या संपत्ति चिन्ह के उपयोग में लाने का उपयोग है। आरोप में उन अपराधों की भारतीय दंड संहिता 1860 में दी गई परिभाषाओं के निर्देश के बिना यह कथन हो सकता है कि क ने हत्या या छल, चोरी, उद्दीपन या जारकर्म या आपराधिक अभित्रास किया है। यह है कि उसने मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग किया है, किंतु प्रत्येक दशा में वे धाराएं जिनके अधीन अपराध दंडनीय है आरोप में निर्दिष्ट करनी पड़ेगी। क पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 183 के अधीन यह आरोप है कि उसने लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तापित संपत्ति के विक्रय में साहस से बाधा डाली है। आरोप उन शब्दों में ही होना चाहिए। धारा 212 समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्ट है। अभिकथित अपराध के समय, स्थान के बारे में और जिस व्यक्ति के यदि कोई हो विरुद्ध अथवा जिसे वस्तु के यदि कोई हो विषय में वह अपराध किया गया उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में किसी ऐसी विशिष्टियाँ जैसे अभियुक्त को इस बात की जिसका उस पर आरोप है सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हैं, आरोप में अंतर्विष्ट होगी।
जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यास भंग या बेईमानी पूर्वक धन या अन्य जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग का आरोप है, तब इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों पर जिनके विषय में अपराध किया जाना अभी कथित है या अपराध करने की ठीक ठीक तारीखों का निर्दिष्ट किए बिना यथास्थिति उस सकल राशि का विनिर्देश या जंगम संपत्ति का वर्णन कर दिया जाता है जिसके विषय में अपराध का किया जाना अभी कथित है, और उन तारीखों का जिनके बीच में अपराध किया जाना अभी कथित हैं विनिर्देश कर दिया जाता है। ऐसे विचित आरोप का धारा 219 के अर्थ में ये एक ही अपराध समझा जाएगा, परंतु ऐसी तारीखों में से पहली और अंतिम के बीच का समय 1 वर्ष से अधिक का न होगा। धारा 213 कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। जब मामला इस प्रकार है कि धारा 211 और 212 में वर्णित विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है पर्याप्त सूचना नहीं देती, तब उस रीति की जिसमें अभी कथित अपराध किया गया है ऐसी विशिष्टियां भी हैं जैसी उस प्रयोजन के लिए प्राप्त हैं आरोप में अंतर्विष्ट हो गई। दृष्टांत क पर वस्तु विशेष की विशेष समय और स्थान में चोरी करने का अभियोग है, यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति उपवर्णित हो जिससे चोरी की गई। क पर ख के साथ कथित समय पर कथित स्थान में छल करने का अभियोग है, आरोप में वह रीति जिससे क ने ख के साथ छल किया उपवर्णित करनी होगी। क पर कथित समय पर कथित स्थान मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग है, आरोप में क द्वारा दिए गए साक्ष्य का वह भाग उपवर्णित करना होगा जिसका मिथ्या होना अभी कथित है। क पर लोक सेवक ख को उसके लोक कर्तव्यों के निर्वहन में कथित समय पर कथित स्थान में बाधित करने का अभियोग है, तो आरोप में वह रीति उपवर्णित करनी होगी जिसमें क ने ख को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधित किया गया। क पर कथित समय पर कथित स्थान में ख की हत्या करने का अभियोग है, यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति कथित हो जिससे क ने ख की हत्या की। क पर ख को दंड से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा करने का अभियोग है, आरोपित अवज्ञा और अति उल्लंघन विधि का उपवर्णित आरोप में करना होगा। धारा 214 आरोपों के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों को उस अर्थ में उपयोग में लाया गया समझा जाएगा जो अर्थ उन्हें इस विधि द्वारा दिया गया है जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है। धारा 215 गलतियों का प्रभाव अपराध के या उस विशिष्टियों के जिसका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में किसी गलती को और उस अपराध या उन विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोप के मामले में किसी प्रक्रम में तब तक तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तव में भूलाओं में पड़ गया है, उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है, अन्यथा नहीं। दृष्टांत क पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 242 के अधीन यह आरोप है उसने कब्जे में ऐसा कूटकृत सिक्का रखा है जिसे वह उस समय वह सिक्का उसके कब्जे में आया था जानता था कि वो कूटकृत है, और आरोप में कपटपूर्वक शब्द छूट गया है जब तक यह प्रतीत होता नहीं होता कि वह वास्तव में लोप से भुलावे में पड़ गया है, इस गलती को तात्विक नहीं समझा जाएगा। क पर ख से छल करने का आरोप है, जिस रीति से उसे ख के साथ छल किया वह आरोप में उपवर्णित नहीं है या शुद्ध रूप से उपवर्णित है। क अपनी प्रतिरक्षा करता है,
साक्ष्यों को पेश करता है, स्वयं व्यवहार का स्वयं अपना विवरण देता है। न्यायालय इससे अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति में उपवर्णन का लोप तात्विक नहीं है। क पर ख से छल करने का आरोप है कि उस रीति से उसे ख ने छल किया, वह आरोप में उपवर्णित नहीं है। क और ख के बीच अनेक स्वयं व्यवहार हुए और क के पास ये जानने का है कि आरोप का निर्देश उनमें से जिसके प्रति है कोई साधन नहीं था, उसने अपनी कोई प्रतिरक्षा नहीं की। न्यायालय ऐसे तथ्यों से यह अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के उपवर्णन का लोप उस मामले में तात्विक गलती थी। 21 जनवरी 1882 को खुदाबख्श की हत्या करने का आरोप है। वास्तव में मृत व्यक्ति का नाम हैदर बख्श था और हत्या की तारीख 20 जनवरी 1882 थी। क पर कभी भी हत्या के अतिरिक्त दूसरी किसी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया, तो उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई जांच को सुना था, जिसमें हैदर बख्श के मामले का ही अनन्य रूप से निर्देश किया गया था। न्यायालय इन तथ्यों से यह अनुमान कर सकता है कि उससे भुलावे में नहीं पड़ा, आरोप में यह गलती तात्विक नहीं थी। क पर 20 जनवरी 1883 को हैदर बख्श की हत्या और 21 जनवरी 1882 को खुदाबख्श की, जिसने उसे हत्या के लिए गिरफ्तार करने का प्रयास किया था, हत्या करने का आरोप है। जब वह हैदर बख्श की हत्या के लिए आरोपित हुआ, तब उसका विचारण खुदाबख्श की हत्या के लिए हुआ। उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थित साक्षी हैदर बख्श वाले मामले में साक्षी थे। न्यायालय ने इससे अनुमान कर सकता है कि वो भुलावे में पड़ गया था, ये गलती तात्विक थी। धारा 216 न्यायालय आरोप परिवर्तन कर सकता है। कोई भी न्यायालय निर्णय सुने जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्तन कर सकता है। ऐसा प्रत्येक परिवर्तन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। यदि आरोप में किया गया परिवर्तन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में, अभियोजन पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्तन के पश्चात स्वविवेकानुसार विचारण को ऐसे आगे चला सकता है मानो परिवर्तन या परिवर्तन आरोप ही मूल आरोप है। यदि परिवर्तन या परिवर्तन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से इस बात की संभावना है कि अभियुक्त या अभियोजन पर पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो न्यायालय या तो नए विचारण का निर्देश दे सकता है या विचारण को इतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो स्थगित कर सकता है। यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप में कथित अपराध ऐसा है जिससे अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, तो उस मामले में ऐसी मंजूरी अभी प्राप्त किए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर जिन पर परिवर्तित या परिवर्धित आरोप आधारित हैं, अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही अभी प्राप्त नहीं कर ली गई है। धारा 217 जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों को पुनः बुलाया जाना। जब कभी विचारण प्रारंभ होने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्धित किया जाता है, तब अभियोजन और अभियुक्त को किसी ऐसे साक्षी को जिसकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाने की या पुनः समन करने की और उसकी ऐसी परिवर्तन या परिवर्तन के बारे में परीक्षा करने की अनुज्ञा दी जाएगी जब तक न्यायालय का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार नहीं है कि यथास्थिति अभियोजन या अभियुक्त तंग करने के या विलंब करने के या न्याय के उद्देश्य को विफल करने के प्रयोजनों से ऐसे साक्षी को पुनः बुलाना या उसकी परीक्षा करना चाहता है। किसी अन्य ऐसे साक्षी को भी जिसे न्यायालय आवश्यक समझे बुलाने की अवज्ञा दी जाएगी। आरोपों का संयोजन। धारा 218
सुभिन्न अपराध के लिए पृथक आरोप। प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक आरोप होगा। ऐसे प्रत्येक आरोप का विवरण पृथक तक किया जाएगा। परंतु जहां अभियुक्त व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहता है कि मजिस्ट्रेट की राय है कि उससे ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध विरचित सभी या किन्हीं आरोपों का विचारण एक साथ कर सकता है। उपधारा 1 की कोई बात धारा 219, 220, 221 और 223 के बंद में परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। दृष्टांत: क पर एक अवसर पर चोरी करने और दूसरे किसी अवसर पर घोर उपपत्ति कारित करने का अभियोग है। चोरी के लिए और घोर उपपत्ति कारित करने के लिए क पर पृथक आरोप लगाने होंगे। उनका विचारण पृथक करना होगा। धारा 219 एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। जब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के ऐसे एक से अधिक अपराधों का अभियोग है जो अपराधों में से पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध तक 12 मास के अंदर ही किए गए हैं, चाहे वह एक ही व्यक्ति के बारे में किए गए हो या नहीं, उन पर तब उस पर उनमें से 3 से अनधिक कितने ही अपराधों के लिए एक ही विचारण का आरोप लगाया और विचारण किया जा सकता है। अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब भारतीय दंड संहिता 1860 की या किसी विशेष या स्थानीय विधि के एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्राएं दंडनीय होते हैं। परंतु इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 379 के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का उक्त संहिता की धारा 380 के अधीन दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि की किसी धारा के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का ऐसे अपराध करने का प्रयत्न जब ऐसा प्रयत्न अपराध हो। धारा 220 एक से अधिक अपराध के लिए विचारण। यदि परस्पर संबंध में ऐसे कार्यों के जिनसे एक ही व्यवहार बनता हो, एक ही क्रम से एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है, उसका विचारण किया जा सकता है। जब धारा 212 की उपधारा 2 में या धारा 219 की उपधारा 1 में उपबंधित रूप में आपराधिक न्याय भंग बेईमानी से संपत्ति के दुर्विनियोग के एक या अधिक अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति पर उस अपराध या बंदों के लिए जाने को सुकर बनाने या छिपाने के प्रयोजनों के लेखाओं के मिथ्याकरण से एक या अधिक अपराध का अभियोग है, तब उस पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है, विचारण किया जा सकता है। यदि अभी कथित कार्यों से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की जिससे अपराध परिभाषित या दंडनीय हो, 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाले अपराध बनते हैं, तो जिस व्यक्ति पर उन्हें करने का अभियोग है उस पर ऐसे अपराध में से प्रत्येक के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है, विचारण किया जा सकता है। यदि कई कार्य जिनमें से एक से अधिक स्वयं अपराध बनते हैं मिलकर भिन्न अपराध बनते हैं, तो ऐसे कार्यों से मिलकर बने अपराध के लिए ऐसे कार्यों में से किसी एक या अधिक द्वारा बने किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। इस धारा की कोई बात भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 71 पर प्रभाव न डालेगी। उपधारा 1 की दृष्टांत: क एक व्यक्ति ख को विधिपूर्ण अभिरक्षा में छुड़ाता है। ऐसा करने में कांस्टेबल ग को उसकी अभिरक्षा में ख है। घोर उपहत्या कारित करना क पर भारतीय दंड संहिता
1860 की धारा 225 और 335 के अधीन अपराधों के लिए आरोप लगाया जा सकता है, वह दोषित किया जा सकता है। ख दिन में ग्रह भेद इस आशय से करता है कि जारक्रम करे। ऐसे प्रवेश किए गए ग्रह में ख की पत्नी से जारक्रम करता है। क पर भारतीय दंड संहिता की धारा 454 और 497 के अधीन आरोपों के लिए पृथकतः आरोप लगाया जा सकता है, वह दोषित किया जा सकता। क इस आशय से ख को, जो ग की पत्नी है, फुसलाकर ग से अलग ले जाता है। ख से जारक्रम करे, फिर वह उसके जारक्रम करता है। क पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 और धारा 497 के अधीन अपराध के लिए पृथकतः आरोप लगाया जा सकता है, वह दूषित किया जा सकता है। क के कब्जे में कई मुद्राएं हैं जिन्हें वह जानता है कि वे कूट रचित हैं और जिनके संबंध में वह यह आशय रखता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 466 के अधीन दंडनीय कई कूट रचनाएं करने में प्रयोजनों में उन्हें उपयोग में लाए। क पर प्रत्येक मुद्रा पर कब्जे के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 473 के अधीन पृथकतः आरोप लगाया जा सकता है और वह दोषित किया जा सकेगा। ख को क्षति कारित करने के आशय से क उसके विरुद्ध दंडिक कार्रवाई यह जानते हुए संस्थित करता है कि ऐसी कार्रवाई के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है। ख पर अपराध करने का मिथ्या अभियोग यह जानते हुए लगाता है कि ऐसे आरोप के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है। क पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 211 के अधीन दंडनीय दो अपराधों के लिए पृथकतः आरोप लगाया जा सकेगा, वह दोषित किया जा सकेगा। ख को क्षति कारित करने के आशय से क उस पर एक अपराध करने का अभियोग यह जानते हुए लगाता है कि ऐसे आरोप के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है। विचारण में ख के विरुद्ध क इस आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है कि उसके द्वारा ख को मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषित करवाए। क पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 211 और 194 के अधीन अपराध के लिए पृथकतः आरोप लगाया जा सकता है, वह दोषित किया जा सकता है। 6 अन्य व्यक्तियों के सहित बलवा करने, घोर आपत्ति कारित करने और ऐसे लोक सेवक पर जो ऐसे बलवे को दबाव का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में कर रहा है, हमला करने का अपराध करता है। क पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 325 और 152 के अधीन अपराधों के लिए पृथकतः आरोप लगाया जा सकेगा कि वह दोषित किया जा सके। ख, ग और घ के शरीर को क्षति की धमकी इस आशय की से कि एक ही समय देता है उसे सत्रांश कारित किया जाए। क पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अधीन 3 अपराधों में से प्रत्येक के लिए पृथकतः आरोप लगाया जा सकेगा, वह दोषित किया जा सकेगा। उपधा 3 के दृष्टांत। क बेंत से ख पर सदोष आघात करता है। क पर भारतीय दंड संहिता की धारा 352 और 323 के अधीन अपराधों के लिए पृथकतः आरोप लगाया जा सकेगा, वह दोषित किया जा सकेगा। चुराए हुए धान्य के कई बोरे क और ख को ये जानते हुए वे चुराई हुई संपत्ति है, इस प्रयोजन से दिए जाते हैं कि उन्हें छिपा दे, तब ख और ख उन बोरों को अनाज की खेती के तले में छिपाने में स्वेच्छाएं एक दूसरे की मदद करते हैं। क और ख पर भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और 414 के अधीन अपराधों के लिए पृथकतः आरोप लगाया जा सकेगा और वे दोषित किए जाएंगे। क अपने बालक को ये जानते हुए आरक्षित डाल देती हैं कि जो संभाव्य है कि वह उसकी मृत्यु कारित कर दे। बालक ऐसे आरक्षित डाले जाने के परिणाम स्वरूप मर जाता है।
क पर भारतीय दंड संहिता की धारा 317 और 304 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा व दोषित की जा सकेगी। क कूट रचित दस्तावेजों को बेईमानी से असली साक्ष्य के रूप में इसलिए उपयोग में लाता है कि एक लोक सेवक ख को भारतीय दंड संहिता की धारा 167 के अधीन अपराध के लिए दोषित करे। क पर भारतीय दंड संहिता की धारा 471 और धारा 196 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा, वह दोषित किया जाएगा। उपधारा 4 का दृष्टांत। ड ख को लूटता है, ऐसा करने से उसे स्वेच्छा हत्याकारित करता है। क पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 392 और 394 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा, वह दोषित किया जा सकेगा। धारा 221, जहाँ इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है, यदि कोई एक कार्य या कार्यों का क्रम इस प्रकार है कि यह संदेह है उन तथ्यों से जो सिद्ध किए जा सकते हैं, कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा, तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराधों या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा और ऐसे आरोपों में से कितनों ही की एक साथ विचारण किया जा सकेगा या उस पर उक्त अपराधों में से किसी एक को करने का अनुकल्पता आरोप लगाया जा सकेगा। यदि ऐसे मामले में अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है, साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसने भिन्न अपराध किया है, उसके लिए उस पर उपधारा 1 के बंदों के अधीन आरोप लगाया जा सकता था, तो वह उस अपराध के लिए दोषित किया जा सकेगा जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शित है, यद्यपि उसके लिए उस आरोप नहीं लगाया गया था। दृष्टांत। क पर ऐसे कार्य का अभियोग है कि चोरी की या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने या आपराधिक न्याय भंग की या छल की कोटि में आ सकता है। उस पर चोरी करने, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने, आपराधिक न्याय भंग करने, छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा, अथवा उस पर चोरी करने या चोरी की संपत्ति प्राप्त करने या आपराधिक न्याय भंग करने या छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा। ऊपर वर्णित मामले में क पर केवल चोरी का आरोप है, तो यह प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक न्याय भंग का यह चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने का अपराध किया है। वह यथास्थिति आपराधिक न्याय भंग या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोषित किया जा सकेगा यदि उस पर अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था। क मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ करता है कि उसने देखा कि ख ने ग को लाठी मारी। सेशन न्यायालय के समक्ष का शपथ पर कहता है कि ख ने ग को कभी नहीं मारा, यद्यपि यह साबित नहीं किया जा सकता कि इन दोनों परस्पर विरुद्ध कथनों में से कौन सा मिथ्या है, तथापि क पर साक्ष्य मिथ्या देने के लिए अनुकल्पता आरोप लगाया जा सकेगा, वह दोषित किया जा सकेगा। धारा 222, जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है। जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें कई विशिष्टें हैं, जिनमें से केवल कुछ के संयोग से एक पूरा छोटा अपराध बनता है, ऐसा संयोग साबित हो जाता है किंतु शेष विशिष्टें साबित नहीं होती हैं, तब वह उसे छोटे अपराध के लिए दोषित किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था। जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं, तब वो छोटे अपराध के लिए दोषित किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था। जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है तब वो उस अपराध को करने में कई प्रयत्न के लिए दोषित किया जा सकता है यद्यपि प्रत्येक के लिए पृथक आरोप न लगाया गया हो। इस धारा की कोई बात किसी छोटे अपराध के लिए दशा में दोष सिद्धि प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी।
जिसमें ऐसे छोटे अपराध के बारे में कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं की हो। दृष्टांत: क पर उस संपत्ति के बारे में जो वाहक के नाते उसके पास न्यस्त है, आपराधिक न्यास भंग के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 407 के अधीन आरोप लगाया गया है। यह प्रतीत होता है कि उस संपत्ति के बारे में धारा 406 के अधीन उसे आपराधिक न्यास भंग तो किया है, किंतु वह उसे वाहक के रूप में न्यस्त नहीं की गई। वह धारा 406 के अधीन आपराधिक न्यास भंग के लिए दोष सिद्ध किया जा सकेगा। क पर घोर उपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन आरोप है। वह साबित कर देता है कि उसने घोर और आकस्मिक प्रकोपन का कार्य किया था। वह इस संहिता के अधीन धारा 335 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकेगा। धारा 223 किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा? निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा, अर्थात वे व्यक्ति जिन पर एक ही व्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है। वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है। वे व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के अंदर संयुक्त रूप में उनके द्वारा किए गए धारा 219 के अर्थ में एक ही किस्म के एक ही से अधिक अपराधों का अभियोग है। वे व्यक्ति जिस पर एक ही व्यवहार के अनुक्रम में दिए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है। वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का जिसके अंतर्गत चोरी, उद्यापन, छल या आपराधिक दुर्विनियोग भी हैं अभियोग है। और वे व्यक्ति जिन पर ऐसी संपत्ति को जिसका कब्जा प्रथम नामित व्यक्ति द्वारा किया गए किसी ऐसे अपराध द्वारा अंतर्लित किया जाना अभी कथित है, प्राप्त करने या रखने या उसके वहन या छिपाने में सहायता करने का या किसी ऐसे अंतिम नामित अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है। वे व्यक्ति जिन पर ऐसी चुराई हुई संपत्ति के बारे में जिसका कब्जा एक ही अपराध द्वारा अंतरित किया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और 414 के या उन धाराओं में से किसी के अधीन अपराध का अभियोग है। वे व्यक्ति जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा अध्याय 12 के अधीन कूटकृत सिक्के के संबंध में किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर किसी सिक्के के संबंध में उक्त अध्याय के अधीन किसी भी अन्य अपराध का या किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है और इस अध्याय के पूर्ववर्ती भाग के उपबंध सब ऐसे आरोपों को यथाशक्य लागू होंगे। परंतु जहां अनेक व्यक्तियों पर पृथक आरोप का लगाया जाता है तो वे व्यक्ति इस धारा के अंतर्विष्ट कोटियों में से किसी में नहीं आते। वहाँ मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय ऐसे सब व्यक्तियों का विचारण एक साथ कर सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उससे ऐसे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऐसा करना समीचीन है। धारा 224 कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना। जब एक ही व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आरोप विरचित किया जाता है तो जिसमें एक से अधिक शीर्ष हैं, जब उनमें से एक या अधिक के लिए दोष सिद्ध कर दी जाती है तब परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी न्यायालय की सम्मति से शेष आरोप या आरोपों को वापस ले सकता है अथवा न्यायालय ऐसे आरोप या आरोपों की जांच या विचारण स्वप्रेरणा से रोक सकता है। और ऐसे वापस लेने का प्रभाव ऐसे आरोपों से दोष मुक्ति होगा, किंतु यदि दोष सिद्धि अपास्त कर दी जाती है तो उस न्यायालय दोष सिद्धि अपास्त करने वाले न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए ऐसे वापस लिए गए आरोप या आरोपों की जांच या विचारण में आगे कार्रवाई कर सकता है।
अध्याय 17 समाप्त।